Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new chapter number 11, Force and Pressure. What is force? Force क्या है? Force एक push या pull है. Push का मतलब होता है धक्का देना और pull का मतलब होता है खींचना. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, ये जो हमारे एक्शंस हैं, जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं, जैसे दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं, बॉल को किक मारते हैं, हिट करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, फ्लिकिंग करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं. दीज आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ये सब एक्शंस किए जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो ये सब एक्शंस होते हैं. ईच ऑफ दीज एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हम ये सब एक्शंस करते हैं तो इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसकी स्टेट में चेंज आता है. जैसे यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं. ए गोल कीपर सेविंग ए गोल. यहाँ पे जो गोल कीपर है वो गोल बचा रहा है तो क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. ए हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल. जो हॉकी का प्लेयर है वो जो गेंद है उसको फ्लिक कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. थर्ड है ए फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल. यहाँ पे जो फील्डर है, क्रिकेट के मैच में जो फील्डर होता है वो क्या करता है, बॉल को स्टॉप करता है. तो यहाँ पे क्या है, ये जब जो एक्शंस हो रहे हैं इनसे क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है, ठीक है. और उससे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये बॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये बॉल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल. एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो हम इसको अगर हम इस तरह से पुश करेंगे या इस तरह से अपनी तरफ पुल करेंगे तभी इसके अंदर चेंज आएगा. ओपनिंग और शटिंग ए डोर. डोर को हम ओपन करते हैं या डोर को हम बंद करते हैं, उसमें को हम या तो पुश करेंगे या हम उसको पुल करेंगे. ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल. कुएँ से हम पानी को क्या करते हैं, पुल करते हैं. फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक लेता है तो उसके अंदर भी एक्शन होता है. क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन क्रिकेट की बॉल को जब हिट करता है. मूविंग ए लोडेड कार्ट. जब एक भरी हुई कार्ट को खींचा जाता है या उसको चलाया जाता है तो उसमें क्या होगा, पुल होगा. ओपनिंग ए ड्रॉवर. जब ड्रॉवर को, अलमारी के ड्रॉवर को हम अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक. Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? तो ये जितने भी हमारे 7 एग्जाम्पल्स हैं तो इनके अंदर क्या होगा, या तो पुल होगा या पुश होगा या फिर दोनों होंगे. इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. और साइंस में हम पुल और पुश के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. व्हेन डज ए फोर्स कम इन टू प्ले. और फोर्स कब काम आता है. फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन. इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. फोर्सेस तभी लगता है तब जब दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. जैसे यहाँ पे एक कार खड़ी है और एक आदमी पीछे खड़ा है तो यहाँ पे क्या है, कार के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कार मूव नहीं करेगी. लेकिन जो सेकंड फिगर इसमें क्या है, एक कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन. जब ये आदमी इस कार को धक्का मारता है तो कार चलने लग जाती है. तो पहले कैसी पोजीशन थी, रेस्ट पोजीशन थी और दूसरी में मूवमेंट हो जाती है शुरू. सेकेंडली यहाँ क्या दिखा रखा है फिगर, हु इज़ पुशिंग होम. यहाँ पे दोनों लड़कियाँ क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं दोनों को, एक दूसरे को पुश कर रही हैं. तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे. तो फोर्स लगने के लिए क्या ज़रूरी है, इन दोनों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. यहाँ इस फिगर में क्या है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं, तो इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है. इस फिगर में क्या है, यहाँ पे काऊ भी है और मैन भी है. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट. इन एग्जाम्पल से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले. तो 2 ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करना जरूरी है. Thus, an interaction of one object with the another object results in a force between the 2 objects. जब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. इस फिगर में क्या दिखा रखा है,
ये एक गेम है, टग ऑफ वार बोलते हैं। यहाँ पे एक रस्सी होती है, दोनों तरफ बच्चे खड़े होते हैं। एक तरफ यहाँ पे 3 बच्चे, इधर भी 3 बच्चे दिखा रहे हैं। अगर दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है तो रस्सी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अगर जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, जो जिस तरफ वाले बच्चे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसी तरफ रस्सी खिंच जाएगी, ठीक है, और वही विनर होंगे। या फिगर देख सकते हैं, इसमें एक हैवी बॉक्स को 2 बच्चे सरका रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स दोनों बच्चों का ऐड हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें फोर्स के नेचर का पता चलता है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। एक ही डायरेक्शन में जब बच्चे फोर्स लगा रहे हैं तो उनका फोर्स ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जो दूसरी फिगर है इसमें बच्चे फोर्स ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है फोर्स, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा उन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो बच्चा ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उसे उसी डायरेक्शन में खींच पाएगा। अगर ये वाला बच्चा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये इसको बॉक्स को इसकी तरफ सरका देगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल लग रहा है तो बॉक्स अपनी सेम पोजीशन में रहेगा, नहीं सरकेगा ये, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। जहाँ जैसे एक एग्जांपल दिखा रखा है, ये बच्चा दिखा रखा है, एक टायर को मूव कर रहा है। अगर ये इस टायर को इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग ए रबर टायर। रबर टायर होती है या रिंग होती है, इसको पुश करते जाते हैं और इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब वे इसको पुश करते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड। अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है उसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड इंक्रीजेज। स्पीड बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर हम फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इससे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी दे रखी है 11.4। यहाँ पे एक बॉल जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन हम रास्ते में क्या करते हैं, एक रूलर लगा देते हैं, तो उससे क्या होगी, इसकी जो बॉल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर स्पीड बढ़ती है या कम होती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन स्पीड। और अगर डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है या दोनों में चेंज आता है, स्पीड में भी और डायरेक्शन में भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम क्या कहते हैं, ये उसकी जीरो स्पीड है उस टाइम। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, तो दोनों क्या हैं, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। लेकिन कई बार आमतौर पे देखा जाता है कि हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं लेकिन उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कोई हैवी बॉक्स है, अगर वो इतना ज़्यादा वेट का है बॉक्स, अगर हम कितना भी फोर्स लगा ले तो वो हमसे हिलेगा ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप अपने कमरे की दीवार पे कितना भी फोर्स लगा लो वो तो बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी
ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर चेंज आता है। यहाँ पर फिगर्स दे रखे हैं, जैसे आटा भिगोते हैं तो उसकी शेप बदलती है जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल। जो सीट के नीचे स्प्रिंग होते हैं, जब कोई बंदा बैठता है उसके ऊपर तो उसके जो स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर चेंज आता है। यहाँ पे एक हुक है, यहाँ से एक रबड़ बैंड लटका हुआ है और जब हम इससे क्या करेंगे, रबड़ बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक, तो अगर हम इसके ऊपर जो फ्री हैंड है इसके ऊपर अगर हम कुछ वेट लटका देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी शेप में चेंज आएगा। ए प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, अगर हम दो ईंटों के बीच में एक मेटल का स्केल है या प्लास्टिक का स्केल है उसको हम रखेंगे तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, वो जो स्केल है वो वहाँ से मुड़ जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास एक बैलून है, अगर हम उसको अपनी उंगलियों के बीच में प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और जैसे आटे की बॉल बनाते हैं हम, ठीक है, और उससे हम उसको रोल करके हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रबड़ की बॉल है उसके ऊपर हम दबाव डालेंगे और तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने किया है, अभी तक जो हमने पढ़ा है फोर्स के बारे में, उसका क्या रिजल्ट निकला है। ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप, तो शेप चेंज होगी। इससे पहले क्या किया था हमने, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इससे पहले क्या किया था, स्पीड चेंज हो जाएगी। उससे पहले क्या किया था, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो इसके ये चारों मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। फर्स्ट है मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर मूवमेंट हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगा। सेकंड है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उससे क्या होगा, उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। वो स्पीड कम भी हो सकती है, वो स्पीड अधिक भी हो सकती है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे चेंज, ना कि डिक्रीज और इंक्रीज वर्ड यूज़ करेंगे। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और उसकी शेप में चेंज आता है। अब हम करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट होना जरूरी है इसमें। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट, आपकी ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बुक रखी है, मैं इसको टच नहीं करूँगी, तो क्या हम इस बुक को उठा सकते हैं, क्या हम इस बुक की पोजीशन में चेंज ला सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टू अप्लाई ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो हमारी बॉडी को उससे कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट में विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, कॉन्टैक्ट हमारा ऐसा नहीं है कि बॉडी का ही कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट स्टिक की हेल्प से भी हो सकता है या रॉप की हेल्प से, जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो उसमें हम रॉप की हेल्प लेते हैं, ठीक है। When we push an object like school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? तो जब हम जैसे स्कूल का बैग उठाते हैं या एक बाल्टी उठाते हैं पानी की, तो फोर्स कहाँ से आता है। दिस फोर्स इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी, ये हमारा मस्कुलर फोर्स है और ये फोर्स कहाँ से आता है, हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से आता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो एनिमल्स हैं, जो हॉर्सेस हैं, डंकीज़ हैं, कैमल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं और ये भारी से भारी सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, तो मस्कुलर फोर्स को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और फिर बिल्कुल वो रेस्ट पे आ जाती है। जब हम अपने साइकिल पे पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे 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 वो भी रुक जाता है। कार और स्कूटर है, जब हम उसका इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो भी एकदम रेस्ट पे आ जाता है। इसी तरह से अगर कश्ती के अंदर हम बैठे हुए हैं और अगर हम इसको रो करना बंद कर देते हैं तो ये भी रुक जाती है। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स टू बी अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो इन सारी सिचुएशंस में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और वे रेस्ट में आ जाते हैं। व्हाट कॉजेज ए चेंज, तो उनकी स्टेट ऑफ मोशन में यहाँ पे कौन सा
किसकी वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन चारों एग्जाम्पल्स में जो स्पीड डाउन हुई है और जो भी रेस्ट पोजीशन में आते हैं वो आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इट रेजिस्ट मोशन, ये मोशन को रोकता है, रेजिस्ट करता है। और ये कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर चीज़ इस तरफ मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तभी तो ये मोशन को रेजिस्ट करता है, तभी तो ये उसकी स्पीड को कम करता है, उसको रेस्ट में ला देता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स मूविंग बॉल टू रेस्ट। और जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। और इसी तरह से जब हम बोट के अंदर बैठे होते हैं, उसको रो करना बंद कर देते हैं तो बोट रुक जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। और किसकी वजह से होता है? कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो बॉल किसके कॉन्टैक्ट में आती है? बॉल का जो सरफेस है वो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में, अर्थ के सरफेस में, अर्थ भी एक सरफेस है और बॉल का भी सरफेस है। तो दो सरफेस ही जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, दो मैग्नेट्स शो रखे हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर का, यहाँ पे रेड कलर का है। ये अपोजिट पोल्स हैं मैग्नेट के, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और ये यहाँ पे क्या है? सेम पोल्स हैं, दोनों ब्लू कलर के हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो ये होते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम क्या लिखेंगे? ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है और उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में, तो इनको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको अगर एग्जाम्पल में पूछा जाता है व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? विच इज विदाउट contact, the force applied by one object on another object without contact is known as non-contact force. Example देंगे, the force exerted by a magnet on another magnet, ठीक है। अगर सेम पोल्स होंगे रिपल्शन होगा, अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा। अगर मैग्नेट है और एक आयरन का पीस है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये एक स्ट्रा दिखा रखा है, ठीक है। अब इस स्ट्रा के पास हम दूसरा स्ट्रा लेके आएंगे, लेकिन ये जो वाला स्ट्रा है दूसरा जो हमारे हाथ में है, इसको हम किसी शीट पे इसको हम रब कर देंगे। उसके बाद हम इसको पहले वाले के पास लेके आएंगे, तो जो पहले वाला स्ट्रा है वो दूसरे वाले स्ट्रा के क्लोज आता है, ठीक है। क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? जो ये सेकंड वाला स्ट्रो है इसको हमने कागज़ पे रब किया है इसको, तो कागज़ पे रब करने से क्या हो जाता है? ये चार्ज हो जाता है और एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूसरा चार्ज्ड या अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। तो एक चार्ज्ड बॉडी होनी चाहिए, दूसरी अनचार्ज्ड या चार्ज्ड बॉडी हो सकती है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ए कॉइन और ए पेन फॉल टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स योर हैंड। अगर आपके हाथ से कोई सिक्का है तो गिर जाता है या पेन गिर जाता है तो वो नीचे की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ आता है। ऐसे ही फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, जब पेड़ से टूटते हैं तो ग्राउंड की तरफ ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। जब कोई चीज़ गिरती है तो वो अर्थ की तरफ आती है क्योंकि अर्थ इनको अपनी तरफ खींचती है,
और ये फोर्स होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिंपली आप इसको ग्रेविटी बोल सकते हैं। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी सभी ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें पता नहीं होता, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा हमारे ऊपर वर्क करती है, हमारे ऊपर एक्ट करती है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवार्ड द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन ए टैप। हम टैप खोलते हैं, टूंटी खोलते हैं तो पानी नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। रिवर्स के अंदर पानी है हमेशा नीचे की तरफ आता है, ये हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसके अंदर एक अर्थ है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी हैं। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स whether small or large exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें केवल इतना ही डिफरेंस है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसमें एक अर्थ होती है और दूसरा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है और इसके अंदर जो दो चीज़ें होती हैं उसमें एक अर्थ होती है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस फोर्स इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ प्रेशर। विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कोज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। जो विंड्स चलती हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, वो कैसे आते हैं? क्योंकि एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? We consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसे forces करेंगे जो perpendicular act करते हैं surface के ऊपर। जैसे यहाँ पे pushing a nail into a wooden plank. wooden plank के अंदर एक nail को ठोक रहे हैं, तो अगर इसकी pointy tip होगी, अगर इसकी टिप इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से होगी और एक इस तरह से होगी, ठीक है, तो कौन सा हम इजीली इसको पुश कर पाएंगे? हम इसको इजीली पुश कर पाएंगे। इसको हमने पुश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा क्यों होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और हम इजीली इसको लगा पाएंगे कील को इसके अंदर। अब एक एग्जांपल दे रखा है, पोर्टर कैरिंग ए हैवी लोड। ये जो कुली दिखा रखा है, ये सिर के ऊपर क्या करते हैं? कपड़ा रख लेते हैं, एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ। इससे क्या होता है? उनका जो सिर का एरिया है वो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, उनके सिर के ऊपर दबाव कम हो जाएगा और वे हैवी लोड को ईजिली कैरी कर सकेंगे। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉडर स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स? जो बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो बादियाँ होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती हैं, ना कि पतली होती हैं। चौड़ी होने से क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर कम लगेगा, दबाव कम पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे रसोई में जो चाकू होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे भी कटिंग या पायरिसिंग वाले जो एजेस होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो आगे से जो होते हैं वो पेन के होते हैं। पायरिसिंग जो टूल्स होते हैं वो आगे से पेन के होते हैं, शार्प एजेस के होते हैं। उससे क्या होता है कि एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, और उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और कोई भी अगर हमें चीज़ काटें, जैसे हम सब्जी काटते हैं, हम उसको ब्लंट एंड से नहीं काट सकते, हम उसको शार्प एंड से ही सब्जी को काट सकते हैं, क्योंकि एरिया कम हो जाता है और प्रेशर अधिक हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, उसके अंदर आपको रीज़न देना है। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? तो एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे इस तरह से। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके नीचे हम एक प्लास्टिक की कोई शीट बांध लेते हैं, रबड़ की शीट बांध लेते हैं, तो क्या होगा? उसके अंदर एक्सपैंड हो जाएगा ये,
ठीक है, नीचे से। अगर हम इसके अंदर वाटर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ेगी उतना ही यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम बॉटल लेंगे और इसकी साइड में हम क्या करेंगे, एक रबड़ शीट को बांध लेंगे, ठीक है। रबड़ शीट यहाँ पे क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फूल जाएगी। इससे क्या शो होता है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दीवारों पर भी दबाव डालते हैं लिक्विड्स। इसमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हम बराबर बराबर हाइट पे इसके अंदर हम होल्स बना लेंगे और चारों तरफ से पानी इक्वल डेप्थ पे गिरेगा। तो ये क्या शो करता है, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब हमने किया लिक्विड्स का, अब हम करेंगे गैसेस का। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब हम बैलून को फुलाते हैं तो हम उसके माउथ को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें से गैस निकल जाती है, इसलिए बंद करते हैं। Suppose you have a balloon which has holes. मान लो आपके पास एक बैलून है और उसके अंदर होल्स हैं, तो क्या आप उसको फुला पाएंगे? उसको हम नहीं फुला सकते, क्योंकि क्या होगा, उसमें से एयर उन होल्स में से निकलती रहेगी। अगर हम किसी बैलून के अंदर ज़्यादा हवा भर देते हैं तो क्या होगा, वो बैलून फट जाएगा, क्योंकि गैसेस हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ ए पंचर? जब साइकिल में पंचर हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें से जो गैस है वो ट्यूब की इनर वॉल्स पे प्रेशर डालती है और वो उसकी एयर सारी निकल जाती है। Do these observations suggest that air exert pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? तो ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि एयर इन्फ्लेटेड बैलून, जो फूला हुआ गुब्बारा है, उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती हैं, और ट्यूब जो होती है, साइकिल की ट्यूब होती है, उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती हैं। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो जैसे लिक्विड्स करते हैं ऐसे गैसेस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे चारों तरफ एयर है और जो एयर का एनवल्प है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये हमारी अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, और ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इमेजिन करते हैं एक यूनिट एरिया है, ठीक है, और एक बहुत ही लंबा सिलेंडर है इसके ऊपर और उसके अंदर एयर फिल है, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इस एयर के ऊपर, सिलेंडर के अंदर जो एयर है, ये जो एयर दिखा रखी है यूनिट एरिया है, ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर एयर फिक्स भरी हुई है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस एयर के ऊपर लग रही है सिलेंडर के अंदर, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ फिगर में दिखा रखा है एक शक्कर है। अगर हम शक्कर को यहाँ पे अटैच करते हैं तो ये अटैच हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये अटैच होता है। ये इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। लेकिन अगर हमने इसको शक्कर को इससे ऊपर उठाना होता है तो जो हमारा फोर्स है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होना चाहिए, तभी हम शक्कर को इससे उतार पाएंगे। अगर इस शक्कर के अंदर हवा बिल्कुल भी ना हो तो हम इस शक्कर को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम कितना भी फोर्स लगा लें। डज इट गिव एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज होता है। If area of my head were 15 into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? अगर मेरे सिर का एरिया 15 into 15 सेंटीमीटर है तो मेरे सर के ऊपर हवा कितना फोर्स लगाएगी? तो ये जैसे यहाँ पे सर के ऊपर ये एयर कॉलम बना रखा है, तो फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 into 15 इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है,
फोर्स ड्यू टू एयर है और कॉलम है जिसकी हाइट दे रखी है 15 और एरिया भी 15 है, तो ये होगा किसके इक्वल होगा? जो अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके इक्वल होगा। तो ये होगा 225 किलोग्राम। लेकिन हम क्रश नहीं होते। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी 225 किलो के ऑब्जेक्ट पे लगता है उसके इक्वल ही फोर्स हमारे सिर पे लग रहा है, लेकिन हम फिर भी क्रश नहीं होते। ऐसा क्यों है? बिकॉज प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। इसी वजह से हम क्रश नहीं होते और बाहर वाले प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? ओटो वॉन गुकी, ए जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ ए वेसल। उसने क्या किया था? एक पंप इन्वेंट किया था जिससे उसने एयर निकाल सकता था वो किसी वेसल की। उसने क्या किया? इस पंप की हेल्प से उसने क्या किया? एयर प्रेशर का जो फोर्स होता है उसको ड्रामेटिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की थी। उसने क्या किया? 2 होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर्स लिए थे, 2 हेमिस्फीयर्स लिए थे और इन दोनों की एयर को बाहर निकाल दिया था। उसने क्या किया? 8 फोर्सेस अप्लाई किए, इधर भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेकिन वो उन हेमिस्फीयर्स को अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं अलग कर पाए? क्योंकि उसने क्या किया? इनके बीच के जो एयर थी, इनके अंदर जो एयर थी उसको तो बाहर निकाल दिया। तो अब इनके ऊपर जो एयर प्रेशर लग रहा था वो इतना ज़्यादा था कि हेमिस्फीयर्स को 16 जो हॉर्सेस थे वे भी मिलके इसको सेपरेट नहीं कर पाए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। व्हाट यू हैव लर्नड। अब हम इस चैप्टर की समरी करेंगे। फोर्स कुड बी ए पुश और ए पुल। तो फोर्स पुश और पुल दोनों की फॉर्म में हो सकता है। फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और 2 ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन की वजह से ही फोर्स लगता है। फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। चेंज इन द स्पीड of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है या उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है तो ये क्या शो करता है? उसकी स्टेट ऑफ मोशन को शो करता है कि स्टेट ऑफ मोशन के अंदर एक चेंज आ गया है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है और उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बिना कांटेक्ट के भी लग सकता है और कांटेक्ट के भी लग सकता है। तो एक हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स, एक हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड्स और गैसेस अपने कंटेनर्स की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एरिया अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारे चारों तरफ एयर है जो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी NCERT एक्सरसाइज। अब हम इसके कीवर्ड्स और कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स विच एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट विद कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट से फोर्स लगता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ ए फोर्स विच resists the motion of an object and it always works in opposite direction to the motion of an object. Gravitational force, it is the force between 2 objects on the earth. Gravity, gravity क्या है? It is also a gravitational force between the earth and a object. Magnetic force,
Magnetic force, it is a non-contact force. For example, two similar poles of a magnet repel each other and two opposite poles of a magnet attract each other. Muscular force, it is a type of contact force and it is due to the action of muscles. Non-contact force, it is a type of force which act on an object without being in contact with it. Pressure, pressure is force per unit area. पुल होता है खींचना, जैसे पुलिंग ए कार्ट, पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल. पुश होता है धक्का देना, लेकिन दोनों को ही करने में फोर्स लगता है. पुश होता है धक्का देना, जैसे ओपनिंग ए डोर, जैसे हम डोर खोलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुश करते हैं डोर को. ठीक है. जैसे हमने बुक को, टेबल पे बुक रखी हुई है, उसको हम पुश करते हैं, उसकी हम स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं. जैसे रेस्ट में थी तो वो अब मूव कर रही है. ठीक है. तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी NCERT एक्सरसाइज कराऊंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल NCERT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.